हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम हैक। आज का ये जो वीडियो सेशन है, ये हम इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक्स हैं उन्हें इसमें आज कवर करने वाले हैं। मैंने इकोनॉमिक्स पे आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो उसी के जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स थे उसे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है इकोनॉमी। अब आपको अगर इकोनॉमी की डेफिनेशन के ऊपर में जाएं, इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या कहती है? एन इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट्स। मतलब अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये देखता है कि किसी एक स्थान पर किस किस वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है, विनिमय और उपभोग किया जा रहा है। तो हम इस सब चीजों में, इकोनॉमी में हम इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमी हमें रिसोर्स की मैनेजमेंट करना भी सिखाती है। रिसोर्स की मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास, देखिए, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। चाहे आप कोई भी रिसोर्स ले लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स ले लीजिए या फिर कोई मनी वाला रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स ले लीजिए। तो इकोनॉमी आपको बताएगा कि आपको उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। तो इकोनॉमी आपको या किसी देश को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और ये जो भूमिका इसकी रहती है ना, ये फाइनेंशियल मैटर्स के अंतर्गत रहती है। क्योंकि देखिए, अगर भारत स्ट्रांग बनना है तो भारत को अपनी जीडीपी स्ट्रांग करनी होगी। तो जीडीपी स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या क्या चीजें में सुधार करना पड़ेगा, ये हमें कौन बताएगा? हमें बताएगा ये इकोनॉमी। ठीक है। तो इसलिए हमें इकोनॉमी और उसकी स्टडी को इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई देश कितना सफल है ये डिपेंड करता है कि वहां की इकोनॉमी कैसे टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर रही है। अब बात करते हैं एसएससी में क्या सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, एसएससी आपसे इकोनॉमी के डेफिनेशन नहीं पूछता। एसएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। देखिए, एक ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है एसएससी द्वारा कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है? उत्तर है एडम स्मिथ को। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एडम स्मिथ ने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? आपको आंसर पता होना चाहिए, एडम स्मिथ। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब भारत की इकोनॉमी के पिता कौन है? तो इसका उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। अब क्यों है ये मैं बताता हूँ। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। कब थे? 1991 में। 1991 इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। क्यों? क्योंकि इस टाइम भारत की जो इकोनॉमी थी उसमें बड़ा बदलाव आया। क्या हुआ था? इसमें आ गए थे एलपीजी। एलपीजी मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो 1991 से पहले भारत की जो इकोनॉमी थी वो बहुत क्या थी? इंडियन ओरिएंटेड थी। मतलब अंदर के ही लोगों को बढ़ावा देना है और हर चीज हम अपने दायरे के अंदर करते थे। लेकिन उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी थी ना, वो बाकी देशों से बहुत पिछड़ रही थी। तो 1991 में भारत में की इकोनॉमी को खोल दिया गया। मतलब बाहर की कंपनियों को भारत में आने का मौका दिया गया, ग्लोबलाइजेशन कर दी गई। मतलब भारत और बाहर की इकोनॉमी आके मिल गई। तो ये था, हुआ था 1991 में। और उस टाइम ये किसके अंतर्गत हुआ? पीवी नरसिम्हा राव के अंतर्गत। और इसीलिए उन्हें भारत ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के दो ब्रांचेज हैं। इकोनॉमी को दो विषयों में पढ़ा जाता है। देखिए, पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब याद करने का तरीका देखिए, आई होता है इंडिविजुअल। याद बस इतना याद कर लीजिए, आई से इंडिविजुअल। ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा कि जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? किसी पर्टिकुलर मार्केट को पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कोई कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है ना। तो ये इंडिविजुअल के रिस्पेक्टिव में देखते हैं और ये एक बहुत स्मॉल टर्म होता है। वहीं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एक बहुत लार्ज टर्म होता है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इंडिविजुअल मार्केट पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड, इंडिविजुअल लेबर मार्केट, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई ऑफ गुड्स। ये सारे फैक्टर्स हम किस में देखते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये पूछ सकता है। ठीक है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, देखिए एग्रीगेट होता है, ए से मतलब एग्रीगेट, ये मतलब हम पूरे देश के टर्म पे पढ़ेंगे। जैसे हम कभी ये नहीं बोलेंगे ना कि किसी एक बंदे की जीडीपी, हम क्या बोलते हैं, देश की जीडीपी, होल इकोनॉमी की जीडीपी। इन्फ्लेशन, देश का इन्फ्लेशन, देश में इंप्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीगेट डिमांड, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। तो ये जो बड़े बड़े टर्म्स है ये हम सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन एलिमेंट है ये है सप्लाई एंड डिमांड इन इंडिविजुअल मार्केट। ठीक है, देखिए आपको डीप इकोनॉमिक्स पढ़नी नहीं है, एक्चुअली ये जो सप्लाई एंड डिमांड है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि मार्केट में ना क्या क्या फैक्टर से सप्लाई, किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है और किसी चीज की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ। सप्लाई देखिए, जब हम पढ़ते हैं ना सप्लाई, तो सप्लाई हम एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं कि मतलब अगर उसको अपने सप्लाई बढ़ानी है तो कब बढ़ाएगा। ठीक है, जो डिमांड होती है, डिमांड हम पढ़ते हैं एज अ कंज्यूमर के हिसाब से कि किसी चीज की डिमांड कब बढ़ती है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि प्राइस हो गया और कंपटीशन हो गया या फिर टैक्सेस वगैरह हो गया। तो ये बहुत मतलब इसी इन सब चीज में हम ये पढ़ते हैं। ये ऐसा आपको एसएससी के जो जीएस के पेपर में इतना नहीं पूछता, डबल का पेपर होगा उसमें आपको ये पूरा पढ़ना होता है। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इंडिविजुअल मार्केट किसका पार्ट है, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आप समझ गए ना कि मतलब इंडिविजुअल से कैसे कैसे इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, इसमें हम देखिए इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं, कंज्यूमर की चॉइस थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे इंडिविजुअल से रिलेटेड फैक्टर हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, जैसे देखिए मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी, ये दो पॉलिसीज होती हैं इकोनॉमी में, जिससे एक में हम मॉनेटरी पॉलिसी में हम क्या देखते हैं कि देश में पैसों का सर्कुलेशन कैसे वगैरह होगा, ये सब हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सब जो स्टडी होती है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व करती है। जैसे इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। ओके, गवर्नमेंट बोरिंग वगैरह पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, तो आप इसे पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत डीप नहीं जाना है, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस पता होना चाहिए और क्या क्या इसके अंदर में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं वो आप याद कर लीजिए। आगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है इसमें से, एसएससी ना बिल्कुल डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि किस टाइप की इकोनॉमी क्या चीज होती है, किस में क्या चीज होती है, किस में क्या चीज होती है। तो हम डायरेक्ट ही पढ़ते हैं। देखिए तीन टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिज्म को हम हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद, सोशलिज्म को कहते हैं समाजवाद और मिक्स्ड को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो एक एक करके समझा देता हूं मैं आपको। देखिए कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म आपको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ये ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो इकोनॉमी चलाते हैं। आपको समझाने के लिए मैं ऐसा समझा सकता हूं कि इस टाइप की इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है इकोनॉमी में। जैसे कि अगर देश में किसी को कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कैपिटलिज्म में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कैपिटलिज्म में, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ना वो बहुत बड़े लेवल पे फैलते हैं और डेवलप होते हैं। तो ये कह सकते हैं जो कैपिटलिज्म होती है ये इकोनॉमी, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और इनका मुख्य, जो कैपिटलिज्म टाइप की इकोनॉमी होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक धन कमाना। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस इकोनॉमिक मॉडल का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना होता है, आप लगाएंगे कैपिटलिज्म। क्योंकि देखिए कोई भी अगर इंडिविजुअल अपना कोई बिजनेस खोल रहा है तो वो एक्स्ट्रा मनी इनकम अर्न करने के लिए कर रहा है। तो इस इकोनॉमी में अधिक से अधिक धन कमाना या लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए अब आपको दो तीन चीजें बताता हूँ छोटी छोटी जो पूछता है एग्जाम में। देखिए एक तो इस इकोनॉमी को ना दो नाम से जाना जाता है, एक तो इसे मार्केट इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैपिटलिज्म वाले को ही हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसे हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम है कौन कौन से, मार्केट इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डबल के पेपर में पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछ सकता है। जो कैपिटलिज्म वाली थ्योरी है ना, इसे हम लेजर फेरे कैपिटलिज्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, लेजर फेरे कैपिटलिज्म।
कैपिटलिज्म, या अगर आप पूछ दे कि लेजेस फेयर थ्योरी किससे रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कैपिटलिज्म, लेजेस फेयर थ्योरी किससे रिलेटेड है, कैपिटलिज्म। बात करते हैं सोशलिज्म, जिसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए जैसे कैपिटलिज्म वाली अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कोई भी देश में जो इकोनॉमी के फैक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट लोग उसको गवर्न करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। पर जो सोशलिज्म होता है ये जस्ट इसका अपोजिट है। सोशलिज्म में क्या होता है, जो पूरे देश में कोई भी एक्टिविटीज होती है वो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है फॉर इकोनॉमिक पर्पज। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज होगी उस पर पब्लिक ओनरशिप होती है। पब्लिक यानी आप कह सकते हैं लोगों की ओनरशिप होगी या गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी। जैसे कैपिटलिज्म इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है, सोशलिज्म में बिल्कुल वैसा नहीं होता है। यहाँ लाभ नहीं देखा जाता, यहाँ पर देखा जाता है कि सबको मतलब बराबर बराबर सबको चीजें मुहैया करवाई जाएं। लेकिन सोशलिज्म में इसकी वजह से एक मतलब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, देखिए कैपिटलिज्म में धन कमाना होता है, इस वजह से ये जो कैपिटलिज्म वाली इकोनॉमी होती है ये बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट कमा रही है ना। अब सोशलिज्म में क्या होता है कि भाई सबको हमको सामान पहुंचाना है, तो ये थोड़ा ना इतना डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि आपको यार अब गरीब आदमी को भी आपको सामान देना है, अमीर आदमी को भी सामान पहुंचाना है सोशलिज्म में। तो ये थोड़ा सा जो सोशलिज्म वाली अर्थव्यवस्था होती है वो पब्लिक ओरिएंटेड होती है, इसलिए इसमें डेवलपमेंट थोड़ी कम होती है। ओके, जो आपकी कम्युनिज्म है ना ये भी सोशलिज्म से ही रिलेटेड है। एक्चुअली ये दोनों एम्ब्रेला टर्म्स होते हैं, एम्ब्रेला टर्म्स मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं दोनों। कार्ल मार्क्स जो थे वो इस थ्योरी के मतलब जनक वगैरह माने जा सकते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है, देखिए कैपिटलिस्ट में तो धन अधिक से अधिक कमा रहे हैं लेकिन अनइक्वलिटी आ जाती है क्योंकि जो आदमी ने इंडस्ट्री सेटअप किया वो तो अमीर होता जा रहा है लेकिन गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। सोशलिज्म में क्या होता है कि दोनों को आप बराबर देख रहे हो, तो इससे क्या हो रही है आपकी जो देश की डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि कुछ चीजें कैपिटलिज्म द्वारा चलाई जाती है, कुछ चीजें सोशलिज्म। जैसे इंडिया आपका एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया आपका बेस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्राइवेटाइज कर दी गई हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के पास भी हैं, जैसे आपकी एटॉमिक पावर हो गई है ना, न्यूक्लियर पावर, रेलवे भी अभी बहुत हद तक गवर्नमेंट के पास ही है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जो आपकी इकोनॉमी में होती है उसमें आपके कैपिटलिस्ट वाली इकोनॉमी मतलब आपके प्राइवेट वाले लोग भी बून करते हैं और गवर्नमेंट का भी इसमें थोड़ा बहुत इंटरवेंशन होता है। तो ये आपको मिक्स इकोनॉमी हुआ। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि कौन कौन सी चीजों पे गवर्नमेंट का रूल है। तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि जो आपके जैसे ड्रग्स वगैरह हो गए, अल्कोहल्स वगैरह होते गए, या रेलवे हो गए, एटॉमिक पावर हो गए, ये सब गवर्नमेंट द्वारा रूल किए जाते हैं। फिर आता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एसएससी में, इसलिए भी आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, जो कोई भी देश की इकोनॉमी होती है ना उसमें लोग किस किस व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं उसके हिसाब से उनके सेक्टर विभाजित किए गए हैं। जो मतलब पुराने टाइम से जो अभी इकोनॉमी की जो क्लासिफिकेशन की गई है सेक्टर्स की में, वो तीन बेस में की गई है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के बारे में बताऊं तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, वो ऐसे व्यवसाय जिसमें रॉ मटेरियल्स बनाने का काम होता है। रॉ मटेरियल्स में जैसे आप होता है कि आप चाहे फार्मिंग कर रहे हो, चाहे आप शिकार कर रहे हो, फिशिंग कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, तो ये ऐसे जहां पर डायरेक्टली रॉ मटेरियल बनाने का काम होता है ये आपके प्राइमरी सेक्टर आते हैं। तो इसका आप एग्जांपल ले लीजिए, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, फिशिंग वगैरह हो गया, ये सारे आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, ये जो रॉ मटेरियल होते हैं ना उससे फिनिश्ड गुड्स बनाता है। जैसे कि मान लो आटा, मान लो कि किसान ने कपास दिया, कॉटन दिया, अब कोई कंपनी कॉटन से कपड़ा बनाएगी ना, तो ये जो कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है ये आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। तो सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी कंपनियां जाती हैं, जो फिनिश्ड गुड्स बनाने में लगती हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां हो गई जो मतलब सीमेंट वगैरह से आपका एक बड़ा मकान बना रही है, तो ये भी आपके सेकेंडरी सेक्टर्स में आएंगे। थर्ड होता है टर्सरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। टर्सरी सेक्टर्स कौन से होते हैं, जो कोई फिजिकल गुड्स नहीं बनाते,
या तो कोई फिजिकल गुड्स में डील नहीं करते, ये करते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं टर्सरी सेक्टर। तो जैसे सर्विस प्रोवाइड करने वाले में जैसे क्या हो गए, आपके सुना होगा जैसे बैंकिंग वाला होता है, बैंकिंग देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में वो कोई आपको कुछ फिजिकल तो दे नहीं रहा लेकिन कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपको टूरिज्म वाले हो गए, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब जो भी सर्विस सेक्टर होता है ये आपका आता है टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। तो आपको तीनों के बारे में पता लग गया। अब देखिए एक एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो इंडियन की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी, उसमें सबसे ज्यादा किस सेक्टर का योगदान है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा टर्सरी सेक्टर का योगदान है, जो अराउंड 55% जो इंडिया की जीडीपी है वो टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर से आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जीडीपी भारत में टर्सरी सेक्टर द्वारा दी जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई और इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, तो थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, जो ये तीन सेक्टर्स है ना, उनके बाद भी हमें ऐसा लगा कि दो तीन सेक्टर्स में हमारी इकोनॉमी को विभाजित किया जा सकता है ताकि वो अच्छे से समझ आए। तो इसलिए अभी जो लेटेस्ट फिलहाल में आजकल प्रेजेंट डे में एक क्वार्टरनरी सेक्टर, जैसे आपने क्वार्टनरी का मतलब था चार, है ना, आपने तीन सेक्टर पढ़ लिए, तो ये लेटेस्ट क्वार्टनरी और क्विनरी सर्विसेज ये भी फिलहाल में बहुत चल रहे हैं। देखिए क्वार्टनरी सेक्टर, जो क्वार्टनरी सेक्टर होता है उसमें क्या आता है, उसमें ऐसे जॉब प्रोफाइल आते हैं जो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होते, ये सर्विस सेक्टर टाइप के हैं लेकिन हाई नॉलेज चाहिए होती है इसमें, ठीक है। जैसे आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, मीडिया फिल्म इंडस्ट्री वगैरह होगी ना, ये भी आप क्वार्टनरी सेक्टर में कह सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज हो गया। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें थोड़े हाई नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो यही फर्क है टर्सरी और क्वार्टनरी में। टर्सरी में सारे सर्विसेज आते हैं, इसमें हाई लेवल की सर्विसेज आती हैं, ठीक है। जैसे आप किसी को कंसल्टेशन करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये सारे किसके, क्वार्टनरी सेक्टर के। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड होनी चाहिए और हाई नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए। ये हो गया आपका क्वार्टनरी सेक्टर। फिर एक सेक्टर होता है क्विनरी सेक्टर। क्विनरी सेक्टर आप मान लो कि हमारा पांचवा सेक्टर है। इस सेक्टर में देखिए क्या चीज इन्वॉल्व होती है, इसमें ना हम ऐसे पीपल्स या जॉब प्रोफाइल इन्वॉल्व करते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं या फिर इकोनॉमी को कैसे चलाना है वो इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें आप क्या ले सकते हो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हो गए, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, है ना, जो मतलब बहुत हाई लेवल का काम करते हैं और रन करने में, मतलब इकोनॉमी रन करने में काम करते हैं, ठीक है। एक तो ये लोग हाईली पेड भी होते हैं, जैसे सीईओ किसी कंपनी का, फेसबुक का सीईओ मार्क जगरबर्ग हो गया, तो बहुत हाईली पेड हुआ ना। तो जो क्यूनरी एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस, ठीक है। गोल्ड कॉलर प्रोफेशन का मतलब होता है बहुत हाईली पेड और हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। तो इसमें आपके कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में काम आते हैं, जो अपना आइडियाज वगैरह से अपना कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको क्वार्टनरी और क्विनरी दोनों का डिफरेंस पता लग गया होगा। क्वार्टनरी में क्या होता है, नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, इसमें मीडिया वगैरह होता है। क्विनरी में हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल्स वगैरह होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में काम आते हैं। अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट। देखिए इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको पूछ लेगा, किसी की डेफिनेशन दे देगा, तो आपको चार ऑप्शन देगा, आपको पूछेगा इसमें से कौन सी है। तो हम चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब होता है, देखिए हम सबसे पहले हम मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में क्या होता है, हम कोई चीज बेचते हैं या खरीदते हैं। तो ऐसी मार्केट जहां पर बेचने वाले भी हजार लोग हैं, हजार मतलब बहुत सारे लोग हैं, खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जहां पर इन्फिनाइट बायर्स और सेलर्स हैं, वो एक परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल होता है। तो इसमें फायदा क्या होता है, इसमें किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी। मोनोपोली का मतलब होता है कि मैं कोई सामान बेच रहा हूं, तो मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि चीज का दाम क्या होगा, वो वहां का इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा कि बेचने वाले लोग कितने में बेच रहे हैं, खरीदने वाले लोग कितने में खरीदना चाहते हैं। तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वो बेस्ट टाइप ऑफ मार्केट होता है, ठीक है। मोनोपोली होता है बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन का उल्टा। इसमें क्या होता है, एक ही बंदा सामान बेचने वाला होता है, ठीक है ना। मान लो मैंने कोई एक ऐसी चीज बनाई जो सिर्फ मेरे पास है, अब खरीदने वाले तो लोग बहुत सारे हैं, तो इसमें मेरी मोनोपोली चलेगी ना, भाई मैं कितने में बेच सकता हूँ, वो चीज सिर्फ मेरे पास है। तो ये जो मोनोपोली होती है ये थोड़ा सा मतलब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी नुकसानदायक होती है। मोनोपोली मुझे आपको लगता है समझ आ गया होगा।
बात करते हैं ओलिगोपोली का। देखिए ओलिगोपोली क्या होती है, ये कुछ कुछ मोनोपोली जैसी होती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं होता या एक बेचने वाला नहीं होता, इसमें कुछ हैंडफुल ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे लग्जरियस कार्स वगैरह होती हैं। अब लग्जरियस कार को बेचने वाले कुछ ही लोग होते हैं, मतलब कुछ ही बड़ी कंपनी है, जैसे BMW, ऑडी। ऐसा तो नहीं ना कि हर कंपनी लग्जरियस कार बेच रही है। तो ये है हल्की फुल्की मोनोपोली है, क्योंकि वो उनका रेट डिसाइड करने का होता है कि वो क्या रेट रखते हैं। लेकिन इसकी मेन डेफिनेशन ये होती है कि इसमें कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपने सर्विसेज या अपने गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और जो मार्केट को चलाते हैं। अब ओलिगोपोली में क्या होता है, देखिए अगर ओलिगोपोली इन सभी कंपनीज में कंपटीशन है, जैसे BMW और ऑडी में कंपटीशन है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन जैसा चलेंगे, क्योंकि भाई अब एक दूसरे को देख के इनके प्राइस सेटल करेंगे। लेकिन अगर ये लोग आपस में मिल गए तो ये फिर मोनोपोली भी कर सकते हैं। मान लो BMW और ऑडी कल से बोले कि भाई हम तो दोनों कारें 1 करोड़ में बेचेंगे, तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप, वो दोनों मिल गए हैं साथ में, है ना। तो ये ओलिगोपोली होती है। फिर है मोनोपोलिस्टिक। देखिए मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, जो मोनोपोलिस्टिक टाइप का बिजनेस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मान लो, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट बेचने वाली 20 कंपनियां हैं। देखा जाए तो सभी टूथपेस्ट बेच रहे हैं, लेकिन सबके प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये थोड़े थोड़े तो देखा जाए तो मोनोपोली भी है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट सिर्फ इन्हीं का जैसा है। अब पेप्सोडेंट तो सिर्फ एक ही कंपनी की बात है ना, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट बेचने वाली 20 कंपनियां, लेकिन पेप्सोडेंट बेचने वाली तो एक ही कंपनी है ना, ठीक है। तो मोनोपोली भी है इनमें, लेकिन अब सब एक ही प्रोफाइल में आ रहे हैं कि हम सब टूथपेस्ट बेच रहे हैं। तो देखा जाए एक हिसाब का परफेक्ट कंपटीशन भी है। तो मोनोपोलिस्टिक की अगर आप डेफिनेशन जाने तो ये क्या होते हैं, कंपटीशन विद न्यूमरस कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कंपटीशन होता है मोनोपोलिस्टिक में, वो आपस में होता है। अब पेप्सोडेंट और कोलगेट के बीच में देखो ना कितना कंपटीशन है कि हमारा सामान ज्यादा बिके, हमारा टूथपेस्ट ज्यादा बिके। तो मोनोपोलिस्टिक ऐसा टाइप का कंपटीशन होता है जहां पर एक ही टाइप के प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, लेकिन सबका जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है। ये होता है मोनोपोलिस्टिक। फिर है मोनोप्सनी। जो मोनोपोसनी होता है, ये उल्टा होता है मोनोपोली का। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही बायर होता है, ठीक है। तो मोनोपोली मतलब एक सेलर, एक बेचने वाला है। वही मोनोपोसनी का मतलब होता है एक ही बायर। तो ये हो गए हमारे 5 टाइप के डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट। आपको सबका डिफरेंस पता होना चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको अगर डेफिनेशन आती है, उसका आपको मतलब आता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इसमें इकोनॉमी के मैंने आपको 2-3 टॉपिक करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में इकोनॉमी के जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।